Hello everybody, welcome back to my channel Imaginary Classes. So today we will continue our class 10 civics chapter 6 political parties. So previous lecture को हम लोगों ने end किया था by studying the types of party system all over the world. So हम लोगों ने इंडिया के बारे में पढ़ा था कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है. सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. हमारा टॉपिक है आज का नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. सो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं जो कि फेडरल सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं. अब फेडरल सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे पावर सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिवाइड होता है. वहाँ पे टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करता है. फर्स्ट वन होता है जो सिर्फ एक फेडरल यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक स्टेट में. और दूसरे टाइप्स का होता है जो कि सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन में एग्जिस्ट होता है, मतलब टू और मोर देन टू स्टेट्स या फिर ऑल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. ऐसे पार्टीज को नेशनल पार्टीज कहते हैं क्योंकि ये ऑल ओवर द इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा होता है. ठीक है, तो इनके जो यूनिट्स होते हैं वो वेरियस स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यूनिट्स होते हैं. तो इनका जो पॉलिसीज होता है और प्रोग्राम्स स्ट्रेटजी होते हैं वो डिसाइड किया जाता है नेशनल लेवल के द्वारा, जो कि सारे स्टेट में सेम पॉलिसीज प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी फॉलो की. और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं सबको रजिस्टर किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑफ इंडिया के द्वारा. एंड देन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वली ट्रीट करते हैं. लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो लार्ज होते हैं, इस्टेब्लिश्ड पार्टीज होते हैं, उनको सम स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा. जैसे कि क्या होता है कि इनको यूनिक सिंबल प्रोवाइड किया जाता है और ये जो इनके कैंडिडेट होते हैं ऑफिशियल कैंडिडेट वो इस सिंबल को यूज कर सकते हैं. और ऐसे पार्टीज को सम स्पेशल प्रिविलेजेस एंड स्पेशल फैसिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का नाम दिया जाता है. अब यही रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम लोग नेशनल पार्टी कहते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि आगे दिया हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं सब क्राइटेरिया ये हमारे यहाँ पे फिक्स किया हुआ है जिसको सिक्योर करके जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन सकते हैं. सो पहले यहाँ पे स्टेट के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, तो स्टेट पार्टी बनने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा. तो इसमें कहा गया है कि अगर आपको सबसे पहले आप जिस स्टेट के पॉलिटिकल पार्टीज उसको बनना है वहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वहाँ से एटलीस्ट उनको 6% ऑफ टोटल वोट जो होता है वो सिक्योर करना पड़ेगा. एटलीस्ट लिखा हुआ है. ठीक है, और टोटल परसेंट ऑफ वोट्स है, सीट नहीं है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. दूसरा होता है क्या कि वही स्टेट से इनको एटलीस्ट 2 सीट जो होगा वो विन करना पड़ेगा, तो वो स्टेट का ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगा. ठीक है, अगला कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे नेशनल पार्टीज के लिए. तो नेशनल पार्टीज इनको बनने के लिए सबसे पहले जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें एटलीस्ट इनको 6% ऑफ टोटल वोट सिक्योर करना पड़ेगा लोकसभा में. ठीक है, और दिया हुआ यहाँ पे मतलब इस दोनों में कोई एक कंडीशन फुलफिल कर सकता है. और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, और यही 6% ऑफ वोट जो होता है इनको 4 स्टेट्स में स्टेट असेंबली में इसको सिक्योर करना पड़ेगा. ये हो गया फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पे एटलीस्ट विन 4 सीट्स इन लोकसभा. ठीक है, लोकसभा का जो इलेक्शन होगा वहां से एटलीस्ट इनको 4 सीट विन करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी बन सकता है. अब ये सारे बेसिस पे यहाँ पे कहा गया है कि 2006 का यहाँ पे रिकॉर्ड दिया हुआ है, उस अनुसार हमारे यहाँ 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं. ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है. फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी हमारा रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी है ये. ठीक है, वो है आपका फर्स्ट वन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम लोग यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं. तो ये फाउंड हुआ है इन 1885 में. वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड का. ठीक है, ये हो गया. और मतलब ये बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है हमारा इंडिपेंडेंट के टाइम में. बहुत दिन तक ये रूलिंग पार्टी की तरह काम किया है सेंटर में, जैसे कि ये टिल 1977 तक काम किया है और उसके बाद 1980 से 1989 तक भी ये मेजर रोल प्ले कर रहा था. इनके आइडियोलॉजी के अनुसार ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है. ठीक है, सेंट्रिस्ट पार्टी ऐसे पार्टीज होते हैं जिसका पर्पस होता है इज रिफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन. जो भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें रिफॉर्म करना, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को सेंट्रिस्ट पार्टी का नाम दिया जाता है. ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका
सेकंड दिया हुआ है बीजेपी के बारे में, जो फाउंड हुआ है 1980 के टाइम में, जो कि कहाँ से निकला है, भारतीय जनसंघ से ये बाहर हुआ है। ठीक है, इनके कुछ पॉलिसीज वगैरह दिए हुए हैं, आइडियोलॉजी, ये आप देख लेना। ये हो गया सेकेंड पार्टी। थर्ड पार्टी हमारा बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, फोर्थ वन यहाँ पे दिया हुआ है सीपीआईएम के बारे में, जो होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के बारे में। एंड यहाँ पे फिफ्थ दिया हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एंड लास्ट वन दिया हुआ है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। आप लोग इसको थोड़ा स्टडी कर लें। तो हम लोगों ने अभी 6 टाइप्स ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को स्टडी किया। उसको छोड़ के जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे कंट्री में, उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। ठीक है, इसको कॉमनली रीजनल पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे पार्टीज जो होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक रीजन में ही एग्जिस्ट कर रहे हो। इनका आइडियोलॉजी और जो आउटलुक होता है वो एक रीजन के लिए ही हो। ये अपना जो होता है यूनिट्स, उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं ऑल ओवर दी कंट्री में। जैसे कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टीज वगैरह के बारे में दिया गया है। ये एक तरह से नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इनका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक तरह से नेशनल लेवल पे हो गया है, क्योंकि इनका जो यूनिट्स है वो सेवरल स्टेट्स में अभी तक स्प्रेड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से होने से क्या होता है कि यहाँ पे कहा गया है कि ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स के अंदर क्या हुआ है कि जो नंबर एंड स्ट्रेंथ है ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज का, वो एक तरह से एक्सपेंड करते जा रहा है। ठीक है, जिसके कारण जो हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स होते जा रहा है। मतलब क्योंकि वहाँ पे जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग रीजनल एरिया से बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पे डाइवर्सिटी भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम में एक नेशनल पार्टी को जो मेजॉरिटी होता है लोकसभा में, उसको सिक्योर करना इतना इजी नहीं हो गया है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, स्टेट पार्टीज के साथ अलायंस फॉर्म करते हैं। और वहां से क्या होता है कि स्टेट पार्टीज को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है पार्टिसिपेट करने में, नेशनल लेवल का जो गवर्नमेंट फॉर्म करना होता है वहां पे। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या करता है कि हमारा जो फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी हमारे कंट्री को, उसको स्ट्रेंथन करने में एक तरह से ये भी अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। सो हमारा अगला टॉपिक है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। सो एक तरह से हम लोगों ने अभी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को स्टडी किया है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के वर्किंग के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो एक तरह से क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो एक तरह से विजिबल फेस होता है ऑफ डेमोक्रेसी का। तो एक तरह से ये नेचुरल हो जाता है कि अगर कोई भी डेमोक्रेसी के वर्किंग के साथ अगर कुछ गलत हुआ होता है तो पीपल ब्लेम करेंगे डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि ये एक विजिबल फेस होता है। और यहाँ पे साथ ही साथ पीपल क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन भी एक्सप्रेस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। ठीक है, ये हमारे कंट्री में भी होता है। और ये जो डिससेटिस्फैक्शन होता है, पॉपुलर एंड क्रिटिसिज्म होता है, ये फोकस करता है 4 एरियाज को। सो ये जो 4 पॉइंट है, इसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। सो इसमें आगे कहा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, इनको ओवरकम करने की जरूरत है, ये चैलेंजेस को, ताकि वो एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी की तरह काम कर सके। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। ठीक है, पार्टी में क्या होता है कि जो टॉप लीडर्स होते हैं या फिर फ्यू लीडर्स होते हैं, उसके पास ही पावर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके रह जाता है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो पार्टीज होते हैं वो ना ही मेंबरशिप रजिस्टर्स को रखते हैं और ना ही ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होल्ड करते हैं, और साथ ही साथ ना ही वो इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली कंडक्ट करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि ऑर्डिनरी जो मेंबर होते हैं पार्टी के, उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है कि पार्टी के अंदर आखिर हो क्या रहा है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो पावर होता है वो फ्यू लोगों के बीच में ही एग्जिस्ट करके रह जाता है, और वो ही डिसीजंस लेते हैं जो भी पार्टी का होता है। सो क्या होता है कि पार्टी के नाम पे फ्यू पीपल्स, मतलब फ्यू लीडर्स जो होते हैं, वो पावर को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और कोई अगर लीडर जो है वहाँ पे इसके एक्सरसाइज के साथ जो भी डिसीजंस हैं उसके साथ अगर वो डिसएग्री भी कर रहा होता है, तो वहाँ पे वो उसके लिए ही डिफिकल्टी हो जाता है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो एक
पार्टी का प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज होता है उसके साथ लॉयल रहने से ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में कि आपका पर्सनल लॉयलिटी होना चाहिए टू दी लीडर्स बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब लीडर जो है आपके पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसके साथ पर्सनल लॉयलिटी रखना ज़्यादा जरूरी हो गया है टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। एक तरह से ये हमारे लिए चैलेंजेस है जिसपे हमको मतलब हमको इसमें क्या कह सकते हैं, इसको ओवरकम करने की जरूरत है। ठीक है, सेकंड चैलेंज है हमारा जो कि फर्स्ट से ही रिलेट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो एक तरह से खो जा रहा होता है क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है। तो एक तरह से ये क्या होता है कि अगर कोई ऑर्डिनरी वर्कर हैं पॉलिटिकल पार्टीज के तो उनको टॉप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज के वो लीडर्स होते हैं वो एक तरह से अनफेयर एडवांटेज यूज करते हैं और अपने जो भी पोजीशंस होता है हाई पोजीशंस वो फेवर करता है अपने क्लोज पीपल्स को या फिर फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि मैनी पार्टीज में क्या होता है कि जो टॉप पोजीशंस होता है वो ऑलवेज कंट्रोल्ड किया जाता है बाय मेंबर ऑफ वन फैमिली। ठीक है, यहाँ पे एक ही फैमिली के द्वारा जो टॉप पोजीशंस होता है वो कंट्रोल किया जाता है। एक तरह से ये अनफेयर हो जाता है अदर मेंबर के लिए और एक तरह से ये बैड भी हमारे डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है जो पीपल होते हैं उनको ना ही एडेक्वेट एक्सपीरियंस होता है ना ही उनको सपोर्ट होता है, उसके बावजूद भी वो हाईएस्ट पोजीशंस को ऑक्यूपाई करके रख रहे होते हैं। सो हमारा यहाँ पे थर्ड चैलेंज है मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। क्या होता है इलेक्शन में स्पेशली कि जो पार्टीज होते हैं वो मेनली फोकस करते हैं ऑन विनिंग इलेक्शंस। ठीक है, तो वो एक तरह से यहाँ पे शॉर्टकट यूज करते हैं टू विन इलेक्शंस। वो ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस जिसके पास बहुत सारा पैसा हो या फिर वो बहुत सारा मनी को रेज कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है फिर जो रिच पीपल एंड कंपनीज होते हैं उसका पार्टिसिपेशन यहाँ पे इंक्लूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो फंड प्रोवाइड करने लग जाते हैं पार्टीज को, जिसके कारण जो पार्टीज का पॉलिसीज एंड डिसीजंस होता है वो एक तरह से इन्फ्लुएंस करने लग जाता है, उनके सपोर्ट में होता है, मतलब रिच और कंपनीज के सपोर्ट में। तो यहाँ से इन सम केसेस में फिर क्या हो जाता है कि पैसे के लोभ में जो पार्टीज होते हैं वो सपोर्ट्स करने लग जाते हैं क्रिमिनल्स को भी टू विन इलेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ये जो प्रॉब्लम्स है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में एक तरह से इंक्रीज करते जा रहा है और जो भी पॉलिसीज होते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स उसमें जो रिच पीपल एंड बिग कंपनीज होते हैं उनका जो रोल होता है वो एक तरह से इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड चैलेंज। फोर्थ चैलेंज है हमारा मीनिंगफुल चॉइस टू दी वोटर्स। क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं वो वोट करते हैं पार्टीज को आफ्टर उनका जो भी होता है क्या बोलते हैं आइडियोलॉजी होता है उनके बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आज के टाइम में क्या हो गया है कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है पार्टीज का उसमें डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सबका सिमिलर होना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ब्रिटेन के लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टीज का। यहाँ पे क्या कहा गया है कि इनका जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है एक तरह से सिमिलर होते जा रहा है और इनका जो इम्प्लीमेंटेशन का वेज है वो एक तरह से यहाँ पे बस उसमें डिफरेंसेस होता है। हम अपने कंट्री का भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जितने भी हमारे कंट्री में मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबका जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो एक तरह से उसमें डिफरेंसेस रिड्यूस करना स्टार्ट हो गया है, सब में एकदम सिमिलरिटी आना स्टार्ट हो गया है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो गया है। जिसके बाद क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं उसके पास ऑप्शंस होता है वो बहुत कम अवेलेबल हो पाता है, चाहे वो दूसरे लीडर्स को भी सेलेक्ट क्यों ना करे। लेकिन फिर क्या होता है कि जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होता है वो सिमिलर होता है तो यहाँ पे कोई खास चेंजेस नहीं हो पाता है ना। तो ये हो गया हमारा चैलेंजेस ऑफ इन पॉलिटिकल पार्टीज। सो अब हम इसको रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, तो रिफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को ही रिफॉर्म करना पड़ेगा है ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है जो फाइनल डिसीजंस होता है वो लीडर्स के द्वारा ही लिया जाता है और जो लीडर्स होते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि हम लोग वोट को देकर चूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आगे कहा गया है कि अगर हम लोग किसी से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको रिफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसको हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कहा गया है, फिर आगे उस पर ये डिपेंड करता है कि वो इसमें रिफॉर्म लाना चाहते हैं या नहीं।
इसको अब यहाँ पे कुछ सजेशंस दिया गया है जो कि हमारे कंट्री के द्वारा हमारे कंट्री में इसको यूज किया जाता है टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स। ठीक है, ये कुछ सजेशंस हैं। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। अब पहले क्या होता था कि जो एमपीज एंड एमएलएज होते थे वो टाइम टू टाइम अपने इच्छा अनुसार क्या करते थे, पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज कर लेते थे, जिसको कि यहाँ पे डिफेक्शन कहा गया है। लेकिन अब यहाँ पे लॉ लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, और यहाँ पे कहा गया है कि जो एमपी एंड एमएलएज हैं ये अब पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा चेंज करेंगे तो वो जो लेजिस्लेचर में अपना सीट है उसको लूज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे सेकेंड सजेशंस है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। ठीक है, ताकि जो क्रिमिनल्स एंड जो मनी होते हैं जिसके पास ज्यादा, उनका जो भी इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज में वो रिड्यूस हो सके। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी कर दिया कैंडिडेट के लिए जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करेगा कि आपको पहले अपना एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। अब एफिडेविट क्या होता है, तो इसमें डिटेल होता है जो भी कैंडिडेट होते हैं टू कंटेस्ट इलेक्शंस उनके प्रॉपर्टी का, और जो भी पहले उनपे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि इनका जो इन्फॉर्मेशन होता है कैंडिडेट का वो पब्लिक के सामने आ जाता है, और यहाँ से पब्लिक को एक तरह से मतलब विजिलेंस उनके पास आ जाता है। लेकिन इसमें आगे कहा गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन फिल किया जाता है वो कैंडिडेट के द्वारा, अब यहाँ पे उसको चेक करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है कि वो जो अपना जो भी इंफॉर्मेशन उसमें फिल किया है वो सही है या गलत। ठीक है, तो यहाँ से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। थर्ड है हमारे पास कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक ऑर्डर पास किया टू मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। ताकि यहाँ पे कहा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके लिए ये नेसेसरी कर दिया गया है कि आपको अपना जो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन होता है उसको होल्ड करना पड़ेगा एंड इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सम सजेशंस हुए हैं जो कि हमारे कंट्री में यूज किया जाता है। आगे इसमें कहा गया है कि कुछ इसको छोड़ के कुछ ऐसे भी सजेशंस हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए यूज किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये यूज में नहीं आया। तो पहला है हमारा अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि जो भी उसके मेंबर हैं उसको उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, साथ ही साथ उनको अपना ऑन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहिए, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना चाहिए, और साथ ही साथ पार्टी के अंदर जो भी डिस्प्यूट होता है वहां पे वो खुद एज अ जज एक्ट कर सके और उसको सॉर्ट आउट कर सके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स टू विमेन। ठीक है, मतलब इसमें कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए कि 1/3 ऑफ जो टिकट्स होता है वो विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज होते हैं उसमें भी कुछ कोटा विमेन के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा कि इलेक्शंस के लिए स्टेट फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाना चाहिए। लाइक गवर्नमेंट को पार्टीज को मनी प्रोवाइड करना चाहिए एज अ सपोर्ट ड्यूरिंग इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस होते हैं और ये जो सपोर्ट होगा वो काइंड्स में होगा। लाइक पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन्स में जो खर्चे होते हैं इसमें वो एज अ सपोर्ट मनी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब सजेशंस दिए हुए हैं जिसको कि एक्सेप्ट अगर पॉलिटिकल पार्टीज करे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कंट्री में कुछ और भी इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, लेकिन ये अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे 2 अदर वेज दिया हुआ है जिसको कि हम लोग यूज करके पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म ला सकते हैं। सो पहला तरीका है हमारे पास कि जो पीपल होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर पुट कर सकते हैं थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन। ये 3 जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसमें आगे कहा गया कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट एंड मीडिया होते हैं वो यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ये सब जो हो रहा होता है, प्रेशर्स जो डाल रहे होते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन्स, यहाँ पे अगर उनको फील होता है कि ये हमारे पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर सकता है तो फिर यहाँ से भी वो रिफॉर्म ला सकते हैं ना। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट है हमारा।
सेकेंड बेस है यहाँ पे कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं उनको सिंपली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को बाहर से, उनको इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, जितना ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा उतना ज्यादा हमारे डेमोक्रेसी का जो मतलब क्वालिटी है इम्प्रूव करेगा।